अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म की थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, पर्टिकुलरली एक बात की जाती है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट, सही है। सोशियोलॉजी को हम एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पॉजिटिविस्ट आते हैं उनका कहना ये है कि सोशियोलॉजी इज़ जस्ट लाइक अ नेचुरल साइंस, ठीक है। और जो हमारे इंटरप्रेटिविस्ट हैं उनका कहना यह है कि सोशियोलॉजी इज जस्ट लाइक अ सोशल साइंस, ठीक है। यानी कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है। आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आज हम थोड़ा सा इन थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। देखिए याद रखिएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, और वो जो ऑब्जेक्टिव है आपका रिसर्च का, दैट इज़ ऑल अबाउट टू आइडेंटिफाई फैक्ट्स इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिविस्ट, ठीक है। आपके जो पॉजिटिविस्ट होते हैं उनका जो मकसद है वो है क्या चीज़? फैक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो फैक्ट को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसी वजह से पॉजिटिविस्ट प्रेफर क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी कि ये लोग क्या प्रेफर करते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। सच एज सोशल सर्वे। अब सोशल सर्वे क्यों करते हैं? मैक्रो लेवल डाटा होगा, जनरलाइजेबल होगा, जनरलाइजेबल के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि क्वांटिफाइबल डाटा है। मैंने एक टर्म कहता हूं, मोस्टली नंबर्स आर नॉट बायस व्हाइल द वर्ड्स मे बी। वर्ड्स जो हैं वो बायस हो सकते हैं, नंबर्स का बायस होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। सच एज सोशल सर्वे, स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चनर्स एंड ऑफिशियल स्टार्ट्स बिकॉज दीज हैव गुड रिलायबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबल है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डाटा एग्जिस्ट करेगी, यानी कि 4 लोग एक ही रिसर्च को कंडक्ट करेंगे तो सिमिलर आंसर आ रहा होगा, सही है। और रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब है कि यू कैन कंडक्ट दिस रिसर्च एट मैक्रो लेवल। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? समझ में आई बात? फिर अगर हम आगे आते हैं, पॉजिटिविस्ट सी सोसाइटी एज शेपिंग द इंडिविजुअल्स एंड बिलीव दैट सोशल फैक्ट्स शेप इंडिविजुअल एक्शन। मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, सोशल फैक्ट्स शेप इंडिविजुअल एक्शन, सही है। सोशल फैक्ट्स क्या है? सोशल फोर्सेस। रिमेंबर मैंने वो बनाया था, सोसाइटी ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। समझ में आई बात? यानी कि सोसाइटी जो होती है इंडिविजुअल एक्शन को ड्राइव कर रही होती है, तो इसका मतलब है फैक्ट को आइडेंटिफाई करने की बात करनी है इन्होंने। बात समझ में आई? फिर आते हैं, द पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च सच एज large scale surveys in order to get an overview of society as a whole and to uncover social trends such as the relationship between educational achievement and social class, ठीक है। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप एजुकेशन पे स्पेंडिंग बढ़ा दोगे तो आपकी वर्किंग क्लास मिनिमाइज हो जाएगी, मिडिल क्लास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप सोशल फैक्ट्स की बात कर रहे हो, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोशल फिनोमेना को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू देम दीज सोशल फोर्सेस फिनोमेना ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। योर एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, योर एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चरल फोर्सेस व्हिच मे ड्राइव यू। क्लियर हो गई बात? Positivists also believe that sociology can and should use same methods and approaches to study the social world that natural sciences, such as biology, physics, used to investigate physical world. By adopting scientific techniques, sociologists should be able eventually to uncover laws that govern society, such as scientists have discovered laws that govern physical world. यानी कि natural sciences is equal to the social sciences वाली बात है। यानी कि नेचुरल साइंसेस इस तरह से बायोलॉजी के अंदर फिनोमेना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि लेट्स सपोज ये दवाई देंगे तो ये एक्शन रिएक्शन होगा, वैसे ही आपने सोशल वर्ल्ड को भी एनालाइज करना है, ठीक है। यानी कि इनके नज़दीक क्या है कि हमारे पीछे कुछ फोर्सेस हैं, फैक्ट्स हैं विच आर ड्राइविंग इन इंडिविजुअल एक्शन। इंसान के एक्शन को ड्राइव करने में इन फोर्सेस का, इन फैक्ट्स का बड़ा वाइटल रोल है। एनी कन्फ्यूजन? In positivist research, sociologists tend to look relationships or correlation between two or more variables. This is known as comparative methods. अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं ना कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स।
रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, कोरिलेशन हो गया ये चीज़। अब क्या आया था, एक चीज़ होती है कॉजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, ये चीज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट ये चीज़ होगी, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जैसे बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि हम बॉल को अगर इतनी देर से फेंकेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अबाउट कि आप द पॉजिटिविस्ट आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू नो अबाउट द कोरिलेशन एंड कॉजेशन बिटवीन द डिफरेंट ट्रेंड्स इन द सोसाइटी, ठीक है, जस्ट लाइक अ फिजिकल वर्ल्ड। अब आ जाए interpretivist methodology approaches social world should be much more qualitative using methods such as unstructured interviews and participant observation। तो अब क्या हुआ, जो मेरे क्वालिटेटिव मेथड्स थे वो सारे इंटरप्रेटिविस्ट मेथड्स में आ गए, ठीक है। पॉजिटिविस्ट में व्यू क्या है बेटा, वो कहते हैं दे वांट टू स्टडी द सोसाइटी इनटू द नेचुरल साइंटिस्ट वे, दे वांट टू नो अबाउट द फैक्ट्स रादर देन बिलीव्स, ठीक है। आपके जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं वो लोग फैक्ट्स की बात कर रहे थे, ये लोग बिलीफ की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। वो लोग ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ये लोग सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, सही है। ये लोग बिलीफ को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट और एंटायर पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट द इंडिविजुअल्स आर नॉट जस्ट पपेट्स हु रिएक्ट टू द एक्सटर्नल सोशल फोर्सेस एज पॉजिटिविस्ट बिलीफ, ठीक है। यानी कि जैसे पॉजिटिविस्ट का बिलीफ है कि इंसान जो है वो तो स्ट्रक्चरल फोर्सेस के हाथों एक तरह से पपेट है, सही है, जस्ट लाइक अ पपेट कि वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटायर पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट, इंडिविजुअल के पास की अपनी एक थीम है, अपने एक आइडियाज हैं जिसको वो फॉलो करेगा, क्लियर होगी बात। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटिविस्ट, इंडिविजुअल्स आर complex and different people experience and understand the same objective reality into different ways, ठीक है। यानी कि अब क्या होता है, इनके नज़दीक वो जो फिनोमेना हो रहा है उस फिनोमेना के पीछे उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हर बंदा डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। एवरी इंडिविजुअल्स बिलीफ इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। हर इंसान का बिलीफ दूसरे इंसान के बिलीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हर इंसान का बिलीफ दूसरे इंसान के बिलीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा तो उसका रिएक्शन भी डिफरेंट होगा, जब उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा ऑटोमेटिकली एक्शन डिफरेंट होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब देखो, अगर मैं इंटरप्रेटिविज्म की बात करूँ ना, एक बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा। इंटरप्रेटिविस्ट जो हैं कहते हैं कि ईच एंड एवरी, अब देखो हर इंसान का बिलीफ डिफरेंट होगा, यू नीड टू इंटरैक्ट विद द पर्सन टू नो अबाउट द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। आपने इंटरैक्ट करना पड़ेगा उस इंसान से उसका बिलीफ जानने के लिए। वंस यू नो अबाउट द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, आप डेफिनेट सी बात है उसका रिएक्शन को एनालाइज कर सकते हो, उसके एक्शन को एनालाइज कर सकते हो। इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट एन एक्शन एन इंडिविजुअल, यू नीड टू नो अबाउट द बिलीफ, टू नो अबाउट द बिलीफ यू नीड टू इंटरैक्ट विद दैट पर्सन। एनी कन्फ्यूजन? अच्छा, पॉजिटिविज्म जो है इस काफ़ी हद तक लिंक है किसके साथ, आपके उसके साथ, किसके साथ बेटा, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। तो डेफिनेट सी बात है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग जो हैं एक्चुअल के अंदर सोसाइटी रन्स एन इंडिविजुअल वाली थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये आर्गूमेंट डेवलप करूं जिसको मैंने अभी हाईलाइट से हटाया है, ठीक है, इरेज किया है एक्चुअली, अब ज़रा देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन, अब सोसाइटी, अब देखो क्या कह रहे हैं हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जो सोसाइटी है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं कि तो पॉजिटिविस्ट किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे हैं और इंटरप्रेटिविस्ट किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे हैं। पॉजिटिविस्ट कहते हैं सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल्स, सही है, यानी दकिम कहते हैं सोसाइटी शेप्स इन, दकिम कौन है, फंक्शनलिस्ट है बेटा, कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाएंगे, ठीक है, कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म में, ठीक है। Society shapes the individual. Society consists of social facts which exercise coercive control over the individuals. यानी कि इंसान के ऊपर coercive control अप्लाई किया जा रहा है, एक ताकत अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से इंसान का रिएक्शन बिल्ड हो रहा है, समझ में आई बात। It means individual's reaction is dependent on the structural forces. इंसान खुद से कुछ नहीं करता,
इंटरप्रेटिविस्ट कहता है individuals have consciousness and are not just puppets who react to external forces as positivist belief. यानी कि इंसान के पास दिमाग है, आप सिर्फ हर वो बात नहीं मानेंगे जो आपको स्ट्रक्चरल फोर्स कह रही होगी. You will use your own mind and you will develop your own thoughts. समझ आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है. फिर क्या होता है? People's actions can generally be explained by social norms they have been exposed through their socialization and their social class, gender and ethnic background. अब देखो मेरी बात सुनो, ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ये आपके सोशल आइडेंटिटी में भी यूज़ हो सकता है. यानी कि आपके एक्शंस जो होते हैं वो सोशल नॉर्म्स के साथ लिंक्ड होते हैं. जब आप अपनी किसी को सोशलाइजेशन करते हैं तो आप उससे एक्सपोज ऑफ होते हैं और ऑटोमेटिकली सोसाइटी में वैसे ही आप डेवलप कर रहे होते हैं. यानी कि आप सोशलाइजेशन किया, आपने सोशलाइजेशन ने आपको जैसे इन्फोर्स किया, फैमिली ने आपको इन्फोर्स किया, आप वैसे ही रिएक्ट करोगे. फैमिली बिकम अ सोशल फोर्स बिहाइंड योर एक्शन. Am I right? It's अब क्या होगा? The positivists are going to know about that force behind you. If you are coming to school, they want to know why he or she is coming to school. समझ आई बात? वो बंदा और बंदी क्यों आ रही है, उस फैक्ट की बात जानने की बात कर रहे हैं. अब आप कहते हैं कि भाई इसके पीछे फिनोमेना ये है कि उसकी सोशलाइजेशन हुई, फैमिली ने की, एजुकेशन नहीं की, किसी ने भी की. अब वो जो सोशलाइजेशन हुई, then the reaction of that particular incident, that person is doing this particular thing. क्लियर हो रही है बात? Individuals are intricate and complex, and different people experience and understand the same objective reality in different ways and have individual reasons for their actions. हर इंसान, अब लेट्स सपोज तुम पढ़ने आ रहे हो अपने रीज़न की वजह से, ये पढ़ने आ रहा है अपने रीज़न की वजह से, ये पढ़ने आ रही हैं अपने रीज़न की वजह से. एवरी इंडिविजुअल बिलीव इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल. फातिमा क्लियर? ठीक है. हर इंसान का बिलीफ दूसरे इंसान के बिलीफ से डिफरेंट है. वंस अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, देन व्हाट विल हैपन? रिएक्शन इज चेंज, रिएक्शन भी चेंज होगा उसका. ठीक है. अब आ जाते हैं, अब रिसर्च पे बात करते हैं कि ये लोग किस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविस्ट किस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंड व्हाट द इंटरप्रेटिविस्ट आर थिंकिंग अबाउट रिसर्च. ठीक है. अब रिसर्च कैसे करें, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे रिसर्च भी होगी बेटा. ठीक है. ये लोग एक्चुअल में फैक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ये लोग बिलीफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ये बात जहन में रखना. ओपिनियन, रीजंस. ठीक है. द पॉइंट ऑफ रिसर्च इज टू अनकवर द लॉज दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर. सही, हमें उन लॉज, उन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो ह्यूमन बिहेवियर को अनकवर कर सके. जस्ट एज साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लॉज दैट गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड, we need to conduct the research as per the natural scientists, as they want to know about what are the physical reasons, physical world, how the physical world occurs, develop, किस तरह से physical world काम करता है. अब इनका क्या है? The point of research is to gain an in-depth insight into the lives of respondents, to gain empathetic understanding why they act in the way they used to do. ये fact का what जानना चाह रहे हैं और ये why जानना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान ने ऐसा एक्ट किया, क्यों किया, what is the reason behind that. समझ में आई बात? Sociologists should use similar methods and approaches to the natural sciences. Sociologists को same methodology use करनी है natural sciences वालों की. ठीक है. यहाँ पर कहता है sociologists need to use non-scientific methods to see the world through the eyes of the actors doing the acting. यानी कि इस चीज़ को हम verse 10 कहते हैं. verse 10 stands for to put your feet within another's boots. यानी कि आप किसी और के सिनेरियो में जाओ, उसकी आंखों से देखो कि how the things are working, society कैसे काम कर रही है. ठीक है. They prefer quantitative methods which allow the researcher to remain and detach from the respondent. Detach from the respondents का मतलब है कि एक्चुअल में ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग ऑब्जेक्टिव रहने की बात कर रहे हैं, ये लोग अनबायस की होने की बात कर रहे हैं, ये लोग वैल्यू फ्री होने की बात कर रहे हैं. वैल्यू फ्री का मतलब है यू नीड टू बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट. लेट्स सपोज आप चाहती हैं कि एक्स रिजल्ट आए. ठीक है. तो आपने ये नहीं कि आपने कोशिश नहीं करनी कि एक्स रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आ रहा है उसको आने दो. आपने क्यों की तो बात ही नहीं करनी ना. सही है. आप नॉर्मली होता ये है, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का मतलब होता है देयर शुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ रिसर्चर वैल्यूज ऑन द रिसर्च. यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फिनोमेना एंड दैट कुड अकर्ड इन द फिजिकल साइंटिस्ट वे. अब लेट्स सपोज एक सेकंड, अब लेट्स सपोज फिजिकल साइंसिस में क्या होता है, आपको एक दवाई दी, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट देखा, क्या होता है. सही है. अब लेट्स सपोज अगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिजिकल साइंसिस के अंदर या नेचुरल साइंसिस के अंदर कि रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्डेंट आंसर ही चेंज कर दे. नहीं, ये बंदा बेहोश हो गया था, आप बोलो नहीं यार बेहोश नहीं हुआ, वो तो जागा हुआ है.
सही है, लेकिन अगर आप वैल्यू फ्री नहीं कर रहे होंगे, आप बायस रिसर्च कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आपने देखेंगे कि यार मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इसको बेहोश दिखाना है या मुझे इसको होश में दिखाना है। आपने कहा यार इसको बेहोश नहीं दिखाना, इसको होश में दिखाओ, मैंने दवाई बेचनी है। दिस इज़ नॉट वैल्यू फ्री मेथड। यू आर इन्फ्लुएंसिंग योर मेथड, योर आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ इन योर रिसर्च। जी सर, एग्जैक्टली फैक्चुअल दिखानी है आपने, जो है वो नहीं करना। क्या नहीं करना? सब्जेक्टिविटी नहीं है ना, ऑब्जेक्टिविटी है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आगे आते हैं। दे प्रेफर qualitative methods which allow for the close interaction and respondents interact with the people, know about them and execute it. Any confusion till here? अब आते हैं प्रेफर्ड रिसर्च मेथड्स, इनके क्वांटिटेटिव हैं, ऑफिशियल स्टार्ट, सोशल सर्वेज, क्वेश्चनियर्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, इनके क्वालिटेटिव हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। दे रिक्वायर रिसर्च टू बी वैलिड, रिलायबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या कहते हैं, ये रिलायबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में इसको सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द ग्रेटर वैलिडिटी। ये वैलिडिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वैलिडिटी। वैलिडिटी का, वैलिड होने का मतलब यहाँ पर जो वैलिड लिखा हुआ है इसका मतलब है उस चीज़ का एग्जिस्ट करना है, वो जो फिनोमेना हो वो वैलिड एग्जिस्ट। यहाँ पे वैलिडिटी का मतलब है डिटेल्ड होना, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी लिखी हुई है इसका मतलब है डिटेल्ड होना। एनी कन्फ्यूजन? समझ में आई बात? इधर एक वैलिड लिखा हुआ है, इधर एक वैलिडिटी लिखा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे वैलिड का मतलब उस चीज़ का एग्जिस्ट होना है और वैलिडिटी का मतलब है डिटेल्ड होना है, वहाँ पर इंटरप्रेटिव इसके अंदर। एनी कन्फ्यूजन चले? एनी प्रॉब्लम? अब क्या की टर्म्स क्या क्या है पॉजिटिविज्म की? ऑब्जेक्टिव होना, सॉरी, ऑब्जेक्टिव होना, डिटैचमेंट। यानी कि डिटैचमेंट का मतलब है कि रिसर्चर जो है वो रिसर्च के साथ खुद को अलग होकर रिसर्च करना, अपनी वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस क्रिएट ना करे। समझ आएगा? वैल्यू फ्री। जी बेटा कुछ है? ट्रेंड्स, कंपैरिजंस, कोरिलेशन, कॉजेज, जनरलाइजेबिलिटी एंड साइंटिफिक। ये लोग सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, इंटरैक्शन, इन्वॉल्वमेंट, रेपो क्रिएट करने की बात करते हैं, फीलिंग्स, वर्स्ट हैं, एम्पैथी क्रिएट करना चाहते हैं, थिक डिस्क्रिप्शन होगी इनकी, इंडिविजुअल मोटिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ह्यूमनिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। बेटा मलिया मुझसे बोलो क्या हुआ? अच्छा, ये वैलिडिटी जो लिखी हुई है ना यहाँ वाली, इट मीन्स डिटेल्ड स्टफ, किसी भी चीज़ का डिटेल्ड होना। यहाँ पर जो वैलिड लिखा हुआ है इसका मतलब है एग्जिस्ट करना उस चीज़। बिल्कुल एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना, बिल्कुल। अच्छा जी, अब चलें इस बात को और डिटेल में स्टडी करते हैं। अब क्या कहते हैं, अब देखिए मेरी बात सुनें। व्हाट इज़ अ साइंस? साइंस क्या है, मैकेनिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं अगर साइंस को डिफाइन करने बैठूं एज पर द पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेकेंड, मैं साइंस को डिफाइन करने बैठूं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविस्ट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, दरकेम में कि मैंने सुसाइड की एग्जांपल दी थी। Durkheim's suicide illustrates the positivist view of science. Durkheim's views are based on the following principles. Durkheim ने जो रिसर्च की थी उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Durkheim ने क्या रिसर्च की? फिनोमेना को स्टडी किया, इंसान के सुसाइड के एक्शन के पीछे कोई सोशल फैक्ट होगा, उसने कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी कंडक्ट की। They are objective facts about the social world and they are expressed in statistics. Am I right? इसने ऑफिशियल स्टैट्स के पीछे किया, यानी कि कहते हैं कि इंसान के एक्शन के पीछे उसका अपना बिलीफ नहीं है, उसके पीछे वो फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसने ये काम किया। सही है? यानी कि इंसान के अपने, लेट्स सपोज एक इंसान ने सुसाइड कर ली, सुसाइड का एक्शन हो गया, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के पीछे उसका अपना हाथ नहीं है, अपना बिलीफ नहीं है, उसके पीछे वो कोई फैक्ट है जो इंसान को मजबूर कर रहा है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। रीज़न होता है, लेकिन अब Durkheim के नज़दीक वो कोई सोशल फैक्ट्स थे,
वो फैक्चुअल स्टडीज़ की बात कर रहा है, सही है। उसने स्टैट्स को एनालाइज किया, उसने कहा ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। फैक्ट्स के थ्रू इस चीज़ को उसने, डिफरेंस ऑफ बिलीफ्स, वो बिलीफ को एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे काउंट नहीं कर रहा, वो बिलीफ को एक मैक्रो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अंडरस्टैंड कर रहा है। लेट्स सपोज जापान है, जापान के अंदर क्या होगा, सुसाइड रेट ज़्यादा होगा क्योंकि उनका बिलीफ एज अ फैक्ट काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल फोर्स के तौर पे नहीं काम कर रहा। समझ आई बात? फैक्ट एक फोर्स, सोशल फोर्स होती, सही है। अच्छा ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? No, no, no. Ask me. No problem. So I didn't get, so it, I just don't understand one thing. Yeah, sure. Like, how is it being like quantitative? Okay, why they are using quantitative methods? Am I right? Not like how are they using it? They are, as they are using stats. Stats are quantitative or qualitative? Okay, why they are using stats? To understand society into macro sociological way, into macro sociological approach. Am I right? They are studying sociology into the macro sociological understanding. Clear होगी बात? इंटरप्रेटिविस्ट वो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे कि वो माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, वो इंडिविजुअल के पीछे जा रहे हैं, ये फैक्ट के पीछे जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? These facts are not influenced by personal beliefs or research. Having collected stats, you should look for correlation which can reveal causal relationships. ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। Clear हो रही है बात? If there is if the religious beliefs rotates around the idea of suicide, am I right? Then the people will react in the same way. Sir, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि जापान में suicide rate बढ़ रहा है because of poverty. Poverty नहीं, religious values. तो मतलब and that religious value is a fact behind an action. तो मतलब कोई और personal belief की बात नहीं कर रहा है, Durkheim बात नहीं कर रहा है। Exactly. Durkheim believed human behavior can be explained by external stimuli. बेटा ये बात समझिएगा। External stimuli stand for external force drives in individual action. बेटा फातिमा, external force drives in individual action, यानी कि इंसान का एक्शन उस external stimuli की वजह से हो रहा है, external force की वजह से हो रहा है, rather than individual himself. सही है। By following this approach, it is possible to uncover laws of human behavior. To be scientific, you should only study what you observe. You would be unscientific to study people's emotions. यानी कि जो देख रहे हो बस उसको बोलो इमोशंस की बात, उसके बैकग्राउंड पे मत जाओ, जो नज़र आ रहा है उसका रिएक्शन है उसको एनालाइज करो। क्लियर होगी बात? फिर आते हैं इवैल्यूएशन। Durkheim's approach is inductive. It involves starting with the evidence and then driving theory. यानी कि आप क्या है, इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अप्रोच जो एविडेंस से स्टार्ट हो और थ्योरी ड्राइव कर दे, उसके पीछे रीजनिंग की तरफ ना जाए। सही है, जो देखो वो ऑब्जर्व कर दो। ठीक है, हाइपोथेसिस आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, क्वेश्चनिंग सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब हम साइंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, अब कहाँ ये कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके इंटरप्रेटिविस्ट। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड कहते हैं द थ्री क्रिटिसिज्म। एक सेकंड मैं इसको मिटा दूँ। हिंज द आइडिया दैट द सोशल वर्ल्ड इज फंडामेंटली डिफरेंट टू द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। ये कौन कहेगा, ये इंटरप्रेटिविस्ट कहेगा। सही है, यू कांट स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड, द ह्यूमन विद द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सोशल एक्शन थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट द सोशल वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। इंसान कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंसान की वैल्यूज उनके बिलीव्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई ऐसी सोशल फोर्स नहीं है जो उनको डेवलप कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, इंटरप्रेटिविस्ट। सोशल एक्शन थ्योरिस्ट जो होते हैं वो जो आपके इंटरप्रेटिविस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, you cannot understand the world or human action without understanding the meanings of people attached to their action. यानी कि if you want to know about the world, you need to know about the belief of an individual. अब देखो समझो, the positivists are going for the social force or fact behind their action, and they are going for what? They are going for the meanings behind their actions. What people give the meaning to someone. एक इंसान दूसरी चीज़ को meaning क्या दे रहा है, belief क्या रख रहा है उस चीज़ के बारे में।
Some postmodernists argue that you can only understand the world through language, thus there is no way to observe directly. यानी कि क्या है कि हमने लैंग्वेज से स्टडी करना है, यानी कि हमने सब्जेक्टिव वे को में एनालाइज करना है चीज़ों को. पोस्टमॉडर्निस्ट माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच, पोस्टमॉडर्निस्ट इज अ माइक्रो, बिकॉज कह रहे हैं एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप इट्स ओन नैरेटिव. वो ये कह रहा है ना, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल एक्चुअली. कोई कंफ्यूजन नहीं आता? सॉरी, एक जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक तो, क्योंकि पोस्टमॉडर्न में डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे हैं वो, हाँ वो कहते हैं वो रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं एक्चुअली. यू कैन यूज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड, यू कैन यूज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड. They support the realism actually. अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ, अब देखो मेरी बात सुना, इधर देखिए. What our positivists used to do, they used to predict the answer of an individual. They used to predict an answer of the individual कि यार ये ऐसा होगा तो ऐसा रिएक्ट करेगा, यही करते हैं ये लोग. अब बट जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रिडिक्शंस. दैट्स हाइपोथेसिस में क्या है कि हमने आपने पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि ऐसा होता है. अब नॉर्मली हमारी कोशिश ये होगी कि उसी में से आंसर क्रिएट हो, वरना रिसर्च से कंडक्ट हो ही नहीं सकती. ऐसे ही है ना, यू वांट टू डेवलप द सेम नैरेटिव आउट ऑफ इट. ठीक है, अब क्या होगा, इससे सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो तो ये होगा कि आप पूरी रिसर्च खराब हो जाएगी. पीपल, इन प्रोडिक्शन का प्रॉब्लम क्या है, पीपल हैव कॉन्शियसनेस, दे जज सिचुएशन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड देम बेस्ड ऑन देयर लाइफ हिस्ट्रीज, पर्सनल ओपिनियंस विच वी कैन नॉट नो ऑब्जेक्टिवली. हर इंसान की अपनी लाइफ हिस्ट्री होती है जिसकी बेसिस पर वो रिएक्ट करता है. एम आई राइट? अब जब वो उसकी बेसिस पर रिएक्ट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर सकते. फिर आते हैं, दस इफ सोशियोलॉजी एम टू मेक प्रेडिक्शन इट वुड ऑलवेज बी प्रूव्ड रॉन्ग. यानी कि अब क्या है कि भाई जब हम प्रेडिक्शन बनाते हैं तो रॉन्ग भी हो सकती है. हमने प्रेडिक्शन का मतलब है क्लोज एंडेड, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया आंसर. अब लेट्स सपोज हमने ऐसी प्रेडिक्शन की जो पॉसिबल ही नहीं थी, जिसकी इनके साथ वो हाइपोथेसिस डेवलप हो गया. अब आते हैं क्वेश्चनिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस. ब्रूनो लेटर की थ्योरी है, साइंस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्जन ऑफ रियलिटी. ठीक है, अब क्या है, ब्रूनो लेटर एंड स्टीवन वोगल स्टडीड वे साइंटिस्ट डज देयर रिसर्च. यानी कि साइंटिस्ट कौन, नेचुरल साइंटिस्ट किस तरह से रिसर्च करते हैं. दे फाउंड दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ट्राइंग टू विन रिसर्च ग्रांट्स रादर देन डूइंग एक्चुअल रिसर्च. देयर वाज अ लिटिल इंसेंटिव टू डिसअप्रूव आइडियाज. अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे फिर ये इंटरप्रेटिविस्ट है. सही है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्जन ऑफ रियलिटी का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो अपना वर्जन ऑफ रियलिटी क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं, वर्जन ऑफ रियलिटी क्रिएट करने का मतलब है बस यही बात सही है, इसी के आसपास बातें चलती रहेंगी, इसी के आसपास बातें चलती रहेंगी. एम आई राइट? ठीक. अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि एक्चुअल में जो आपके वोल्गर की थ्योरी कहती है कि हमारे जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं व्हाट दे यूज टू, उनका जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम किसी तरह से रिसर्च ग्रांट को हासिल करें. रिसर्च ग्रांट किस चीज़ पे मिलेगी, टू प्रूव समथिंग रादर देन डिसअप्रूव समथिंग. किसी भी चीज़ को अगर आप प्रूव करोगे तो आपको ग्रांट मिलेगी, अदरवाइज ग्रांट नहीं मिलेगी. इट मीन्स कि उनका फोकस सारा बजट्स के ऊपर है. ठीक है, फिर आता है साइंटिस्ट टेंडेड टू फॉर्म network in which many individuals were engaged to fierce battle to construct reality, which could involve inventing special machines just to prove a theory true. यानी कि एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर लेंगे, एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर लेंगे. दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रियलिटी एक्चुअली. ठीक है, एंड दे डेवलप समथिंग. अब क्या है, वो अब कोई चीज़ डिसअप्रूव नहीं हो रही है, हर चीज़ कंटिन्यू हो रही है. इफ एन इंडिविजुअल चैलेंज द वर्जन ऑफ रियलिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड दे कुड बी डिसएनरोल्ड फ्रॉम द नेटवर्क. यानी कि आपको साइंटिस्ट, अगर आप बोलो पानी से गाड़ी चल सकती है, कोई साइंटिस्ट आपको मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं चल सकती, बिकॉज you are challenging the reality, you are challenging the paradigm, you are challenging the existing constructed reality created by the scientist. समझ में आई बात? एक्चुअली ये कौन कहेगा, ये कहेंगे आपके इंटरप्रेटिविस्ट. अब रू छोड़ दो बेटा. अच्छा जी, अब आते हैं, अब थॉमस कौन की थ्योरी है, सॉरी पैराडाइम का मतलब एक वक्त के ऊपर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़. ओके, हाँ, मैं पैराडाइम को पढ़ाऊंगा. पैराडाइम देखिए, अब आते हैं थॉमस कॉन की पैराडाइम एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की बात करते हैं. समझिएगा, पैराडाइम का मतलब क्या है, एक वक्त के ऊपर, लेट्स सपोज आज की दुनिया के अंदर कोई कहे द अर्थ इज फ्लैट, कोई मानने को तैयार नहीं होगा. ये एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है जो साइंटिस्ट डेवलप कर लिया. अब उस चीज़ को कोई अप्रूव डिसअप्रूव नहीं कर सकता. अब थॉमस कॉन कहते हैं, नोटेड दैट वी टेंड टू सी
scientists as objective and neutral and working together to refine scientific knowledge, which is generally seen as evolving gradually new evidence to help to refine develop existing theories. यानी कि आपकी existing theories develop हो रही हैं. कोहन disagreed with क्या कहते हैं, कोहन ने ये चीज़ नोट की कि भाई इस तरह से हो रहा है, ठीक है. क्या हुआ? Cohen disregard with this, arguing that the evolution of scientific knowledge is limited to what he called paradigm, यानी कि जो बात सोसाइटी में डेवलप हो चुकी होगी. पॉजिटिविज्म में साथ लेंगे. पॉजिटिव कौन हाँ कौन. अब ये एडिशनल थ्योरी है. A paradigm is a basic worldview which provides a framework of thinking about the world. It includes basic assumptions about the nature of reality which limit the kind of questions scientists ask in their research. यानी कि let's suppose मैं अर्थ पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ the earth is all or earth is just like a ball. सही है, अर्थ इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल. मैं ये नहीं कह सकता अर्थ इज अ फ्लैट, क्योंकि वो चीज़ पैराडाइम से ही बाहर चली जाएगी. जो पैराडाइम वक्त की जो डिमांड है उससे हम बाहर निकल जाएंगे. क्लियर हो रही बात? अब क्या था? अकॉर्डिंग टू कोहन, मोस्ट साइंटिस्ट बिल्ड देयर करियर्स वर्किंग विद इन द डोमिनेंट पैराडाइम, इफेक्टिवली इग्नोरिंग एनी एविडेंस व्हिच डजंट फिट विद देयर जनरल फ्रेमवर्क. यानी कि उनका फोकस ये था जो एग्जिस्टिंग थ्योरी चल रही है बस उसको किसी तरह से प्रूव कर दिया जाए रादर देन डेवलपिंग एनी न्यू थिंग. हाँ बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कहते हैं who tries to ask question outside the dominant paradigm is marginalized and not taken seriously. यानी कि वही वाली बात जो अगर कोई बंदा बोले कि पानी से गाड़ी चल सकती है, उसको कोई इज्जत नहीं देगा. ठीक है, अच्छा जी. One example of this is the scientific surrounding the climate change. According to Sutton, some marginal scientists were finding evidence of link between the burning of fossil fuels and the warming climate in 1950s, but this was largely dismissed by the scientific community until 1990. But today this is widely accepted. 1950 के अंदर किसी ने कहा कि ये जो फॉसल फ्यूल्स जल रहे हैं इससे क्लाइमेट चेंज आ जाएगा. लोगों ने कहा बकवास करें, निकालो इनको, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैराडाइम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं. सही है. फिर जब आज 1990 तक लोगों ने बोला हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं. जिस इंसान ने पहली मरतबा कहा था अर्थ जैसा एक बॉल, उसको लोगों ने बहुत मारा था. मैंने बोला था एक झूठ बोल रहा है. सही है. In summary, Cohen argued that the scientific knowledge shifted in a series of revolutions as new paradigms come to replace old paradigms. He also suggesting that science should not be seen as being characterized by consensus. Rather, there are a number of competing paradigms within science and not all of them taken seriously by those with power. अब क्या होता है कि अब कंसेंसस क्रिएट हो गया एक पॉइंट के ऊपर, सब लोगों ने एक पॉइंट पे एग्रीमेंट कर लिया. अब क्या होगा, जो भी बंदा उस चीज़ से बाहर बात बोलेगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और वो लोग जो पावर में होते हैं वही बात कर रहे होते हैं. हाँ एग्जैक्टली. उनके इसके नज़दीक कहता है जो पैराडाइम है, जो सोच है, वो वक्त के साथ साथ तब्दील होनी चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए. यानी कि रिसर्च शुड बी एवोल्यूशनरी. इसको आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो. Exactly. Cohen has been criticized by Lakatos. He argues that the modern science is much more open to testing new ideas today than it was in the past. कह रहा है कि भाई मोर आज की दुनिया के अंदर हम तो ये कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. We are not following up. इसने तो क्रिटिसाइज किया ना कि एग्जिस्टिंग. आप इसके अंदर पॉजिटिविज्म की क्रिटिसिज्म भी यूज़ कर सकते हो कि यार ये पॉजिटिव इस तरह से रिसर्च करते थे, इस चीज़ को कोहन ने अपोज किया. इसने कहा कि भाई दे आर जस्ट फॉलोइंग द पैराडाइम. सही है. यानी कि कोहन ने क्या कहा, हम सिर्फ पैराडाइम को फॉलो करेंगे, कोई मसला नहीं आता. क्लियर हो गया. आगे आते हैं. अब आते हैं रियलिस्ट व्यूज़. हु आर रियलिस्ट? हमारे पास रियलिज्म में कौन आता है? रियलिज्म में हमारे पास वो लोग आते हैं जो कहते हैं पॉजिटिविस्ट भी ठीक है और इंटरप्रेटिविस्ट भी ठीक है. जो कहते हैं पॉजिटिविस्ट भी ठीक है और इंटरप्रेटिविस्ट भी ठीक है. सही है. कहते हैं कि इट्स टोटली अप, यानी कि इट्स मोर अबाउट द गिडेंस आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरेशन. इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ. इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ समथिंग कि यार जो चीज़ें जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि अब भाई पिक एंड मिक्स मॉडल. सही है. Sear suggests that there are two types of science: those which operate a closed system such as physics and chemistry, which those operate in the open system such as meteorology. meteorology का मतलब होता है जो वेदर की साइंस होती है. फिजिक्स केमिस्ट्री में वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, मेट्रोलॉजी के अंदर वेदर के अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. लेट सपोज आज 6th of May है, नेक्स्ट ईयर 6th of May के अंदर वेदर कुछ और हो सकता है. सही है.
Closed systems have only limited number of variables interacting. All of them can be controlled, which makes it possible to carry out laboratory experiment and for precise predictions to be made. However, sciences such as meteorology operate in an open system where you cannot control all of the variables. These sciences recognize unpredictability. मेट्रोलॉजी इज स्टिल साइंटिफिक, साइंटिफिक तो है, साइंटिफिक वे के अंदर एनालाइज करें, लेकिन क्या है, ओपन सिस्टम है जिसमें वैल्यूज नंबर्स चेंज हो सकते हैं. एनी कन्फ्यूजन चले? क्लोज सिस्टम का मतलब फिजिक्स 9.8 की वैल्यू डिफाइन कर ली, खत्म. एग्जैक्टली. ओपन सिस्टम का मतलब इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है. अच्छा, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी साइंस हम डिफाइन कर लिया. मॉडर्निटी, बेटा मेरी बात सुने, लिसन. मॉडर्निटी स्टैंड्स फॉर इट्स मोर अबाउट स्टीरियोटाइपिकल, पॉजिटिविज्म के साथ लिंक हो जाएगी. पोस्ट मॉडर्निटी रियलिज्म के साथ लिंक हो जाएगी. क्लियर हो गई बात? ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे मैं वैल्यू एंड फ्रीडम की बात की है कि भाई हमारे जो पॉजिटिविस्ट हैं वो वैल्यू फ्रीडम की बात करते हैं, सही है. वाइल द इंटरप्रेटिविस्ट आर गोइंग फॉर द आइडिया. अब जरा सा इसको इंटरप्रेटिज्म पॉजिटिविज्म तो हमने पढ़ लिया. सोशियोलॉजी कैन बी वैल्यू फ्री वाली बात है, ठीक है. Interpretive sociology should not be aimed to be value free. Gaume argues that a value free sociology is impossible. The very idea is unsociology. ये sociological है ही नहीं. इसमें कहते हैं if you are going for any research, अगर आप किसी रिसर्च पे जा रहे हो तो आप कोई सब्जेक्ट मैटर तो एनालाइज करोगे ना, तो वो भी तो आपका एक वैल्यू फ्री कहाँ से होगा? सब्जेक्ट मैटर एनालाइज करने का मतलब ये कोई टॉपिक तो निकालोगे ना, तो वैल्यू फ्री तो नहीं हुई फिर बात. यानी कि यू आर इन्फोर्सिंग योर वैल्यूज टू डू रिसर्च इन समथिंग ना. तो इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल. एनी कन्फ्यूजन चले? नहीं समझ आए? नहीं आया तो बोलो. कहाँ से समझाऊँ दोबारा कहाँ से समझाऊँ? जल्दी बताओ, कोई मसला नहीं. दोबारा कहाँ से समझाऊँ? बिल्कुल समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं आया तो बोलो, कोई मसला नहीं. कहाँ से यू लॉस्ट समवेयर? ओके, फातिमा इज फाइन.